जो नहीं पहुंच पाती इंतजामिया तक, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश जरूर रहती है कि आपकी आवाज इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान तक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ सुबह सुबह लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन के बीच में जब आप घर में चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां आपकी नजर इस वक्त दीगर खबरों पर रहती है, कोशिश हमारी हो कि इस प्रोग्राम में वो खबरें कि आज दिन में यानी आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, क्या कुछ होने वाला है, उस पर हमारी नजर रहती है और वक्तन फक्तन आपको अपडेट करते हैं। आज भी कई अहम खबरें हैं, आपको लगातार हम कोविड-19 से अपडेट करते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम की शुरुआत जरा अलग तरीके से करते हैं। और आज का 5 अगस्त का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर जहां हमारी नजर रहेगी, आगे चलकर कुछ मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके साथ साथ आज वजीर आजम का एक अहम दौरा है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ अहम फैसले वो भी प्रोग्राम के में आगे चलकर आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ वो फैसले हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न की तैयारियां हैं, उस पर भी अपडेट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के 3 अजला के अंदर हुई है। वो कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ हुई है, क्योंकि बड़े अफसरान के नाम भी इस कार्रवाई में जो तहकीकात में सामने आए थे उसके बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर एक और अहम मौजू जिस पर बात करने वाले हैं वो है तालीम। और आज तालीम का क्या हाल है, महकमा तालीम कहां से गुजर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, पिछले 1 साल के दौरान एकेडमिक सेशंस किस तरीके से चले, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो मैप नया जारी किया गया था जिसमें कुछ मुतनाज़ा इलाकों को भी उसने शामिल किया और उसके बाद उस मैप पर भारत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है। और साथ ही साथ भारत और चीन के बीच जारी कशीदगी के बीच आईपीएल शुरू हुआ था, तो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को लेकर सवाल मरकजी सरकार पर और गवर्निंग बॉडीज पर उठे थे। अब इसे लेकर एक और बड़ा फैसला आया, वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हमारे उन मामलात पर भी नजर रहेगी जो अवाम से सीधे जुड़े हुए हैं, आपके मसाइल है, आपकी मुश्किलात है, इस प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज दौरा है और थोड़ी देर बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है, जहां पर दिल्ली से वो अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। भूमि पूजन में वजीर आजम की शिरकत होनी है और राम मंदिर का आज संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस बीच वजीर आजम के साथ दीगर कई अहम शख्सियात भी होंगी, इसलिए अयोध्या के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गौहर, शुक्रिया आसिफ। तो प्रोग्राम सलाम शेखे में सबसे बड़ी खबर जो सुर्खियों में आज दिन भर रहेगी और दिन भर इसकी सबकी नजरें जो है आज की सब बड़ी खबर पे मरकूज रहेंगी, वो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जब वो अयोध्या का दौरा करेंगे और वहां पर आज राम मंदिर का सगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या का दौरा, जहां वो भूमि पूजन में वजीर आजम शिरकत करेंगे, उसके बाद ही वो राम मंदिर का भी संग बुनियाद रखेंगे, जहां पर चंद रोज कबल ही वहां पर जो इस सिलसिले में जो इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से इंतजाम के साथ ही कुछ अहम शख्सियात को वहां उस आज की इस भूमि पूजन और संग बुनियाद में उन्हें दावत दी गई है, जिनमें वजीर आला यूपी के वजीर आला आदित्य योगीनाथ और साथ ही साथ जो है उसमें आज शिरकत करेंगे वजीर आजम के साथ साथ जो दीगर अहम शख्सियात है, साधु संत है, उनको भी आज दावत दी गई है, मदऊ किया गया है। आज जो सबसे बड़ी खबर है और सुर्खियों में रहने वाली दिन भर की जो बड़ी खबर है, वजीर आजम की जानिब से आज वो अयोध्या के लिए जब निकलेंगे 12:30 के करीब माना जाता है कि वो राम मंदिर का संग बुनियाद रखेंगे। सबसे पहले वो पूजा में हिस्सा लेंगे, भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे, उसके साथ साथ ही वो 12:30 बजे के करीब जो है राम मंदिर का संग बुनियाद रखा जाएगा। तो वज़ीर आज़म के दौरे से पहले तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर रखी गई हैं अयोध्या के अंदर, और सिर्फ अयोध्या शहर के अंदर नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी, जहां पर भूमि पूजन आज जिसमें वज़ीर आज़म बतौर मेहमान खुसूसी शामिल होंगे। इसके साथ साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत, यानी 5 जो कल भी हमने 5 शख्सियतों के नाम लिए थे जिन्हें स्टेज पर जो बैठेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर होंगी आनंदीबेन पटेल, खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ होंगे, और इसके साथ साथ ये 5 जो मेहमान हैं जो आज अयोध्या में इस भूमि पूजन के सबसे अहम चेहरे होंगे, जिन पर सबसे ज्यादा नजरें मरकूज रहेंगी। और 10 मिनट तक वज़ीर आज़म का खिताब भी होगा। और आपको ये भी बताते चलें कि जो वज़ीर आज़म का आज का दौरा है वो तकरीबन 1 घंटे के दौरान
12:30 के आसपास भूमि पूजन जब शुरुआत होगी तो उससे 1 घंटा पहले ही वजीर आजम पहुंच जाएंगे और हनुमानगढ़ी में भी वजीर आजम का आज प्रोग्राम होना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम के दौरे को लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश हुकूमत और दीगर जितनी भी एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर थी। कामकाज पहले ही शुरू हुआ था, तैयारियां शुरू की गई थी और बिलाखिर 3 और 5 की तारीख जो न्योता दिया गया था, दावतनामा भेजा गया था वजीर आजम को, उन्होंने 5 तारीख जिसको फाइनलाइज किया था और उसके बाद आज सबकी नजरें अयोध्या पर है। अब आपको तस्वीरें भी बताएंगे कि अयोध्या के अंदर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, इस वक्त कितना जोशो खरोश नजर आ रहा है। रात भर से इस इलाके के अंदर पूरा इलाका जो अयोध्या के आसपास जहां पर हजारों चिराग नजर आए और इस पूरे इलाके को रोशन किया गया था मकामी लोगों के साथ साथ ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं जिसने राम मंदिर की तामीर करनी है। वो तस्वीरें भी जरा चला दीजिएगा जो इस वक्त तैयारियां, ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां और सजावट का काम पहले ही मुकम्मल किया गया था। लेकिन इस बीच बड़ी बात आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान जो करीब 200 लोगों की एक फहरिस्त तैयार की गई थी जिन लोगों को बतौर मेहमान खुसूसी यहां पर मदऊ किया गया था, उनमें से भी अब 170-175 के आसपास लोग रहेंगे। और इस बीच मुरली मनोहर जोशी और साथ ही साथ LK आडवाणी, जिन 2 बड़े चेहरों पर सबकी नजरें थी और सोशल मीडिया पर सवाल भी पूछे जा रहे थे सरकार से कि दोनों को मदऊ क्यों नहीं किया गया, तो आपको ये बताते चले कि दोनों को आज दोनों इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करने वाले हैं। शिरकत किया जाएगी और ये दोनों जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें शामिल किया जाएगा। और बात कर रहे हैं हम अयोध्या के हवाले से जहां पर आज जो है राम मंदिर का संग बुनियाद रखा जाएगा और साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वो अयोध्या का दौरा करेंगे। 12:30 संग बुनियाद रखा जाएगा, उससे पहले वो भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ वहां पर तकरीबन आधे घंटे तक वो जो अवाम वहां पर लोग जो बैठे हैं उनसे खिताब भी करेंगे और माना जाता है कि 100-150 के करीब जो मेहमान हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे जो बड़े चेहरे हैं जिनमें RSS चीफ मोहन भागवत है, बाबा रामदेव है और कई ऐसे चेहरे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं। भूमि पूजन के साथ साथ वजीर आजम की जानिब से इसमें सग बुनियाद रखा जाए। और इससे सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 1 हफ्ता से कबल ही अयोध्या के आसपास जो है राम मंदिर के इर्द गिर्द वहां पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो इंतजामात इंतजामिया की जानिब से वहां उठाने थे उससे पहले ही वहां पर सैनिटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया था। और आज भी इस हवाले से एहतियाती तदाबीर लोगों को उस पर जोर दिया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हो और मास्क पहनने के साथ साथ जो दीगर जो गाइडलाइंस है उन पर अमल करे। इधर जहां पर सुबह सुबह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का आज के बड़े दिन के हवाले से, तकरीब के हवाले से ट्वीट भी सामने आया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो जिम्मेदारान हैं ट्रस्ट के, जो आगे बढ़ चढ़कर, या वो लोग जो तहरीक का हिस्सा रहे उन सबका शुक्रिया अदा किया ट्वीट के जरिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी एक ट्वीट भी किया गया और साथ ही साथ प्रेस रिलीज जारी की गई। इस बीच स्वामी रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं उनको जरा सुन लें। श्याम मंदिर के दिव्य भव्य शिलान्यास का, भूमि पूजन का साक्षी होने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं यहाँ से आज एक ही संकल्प लेकर के जा रहा कि राम मंदिर बनने के साथ साथ इस राष्ट्र का राम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र बने, चरित्र निर्माण हो, नए राष्ट्र का निर्माण हो, जहां पर आर्थिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। और ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए मैं अपने शेष 50 वर्ष अपना तन मन धन जीवन, अपनी संस्था, अपना संगठन और करोड़ों लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, इस अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ ये संकल्प ले रहा हूं कि दोबारा से भारत परम वैभवशाली बने, वो शिक्षा दीक्षा इस देश को दोबारा से मिले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहां से पाई थी। उसके लिए एक गुरुकुल यहां पर मैं बनाना चाहता हूं कि जिससे राम जैसा चरित्र बने। वो कैसे बनेगा? वो शिक्षा से बनेगा, वो उन संस्कारों से बनेगा, उस योग और अध्यात्म के बल पर बनेगा जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जीते थे। तो राम नाम खाली जपने के लिए नहीं है, राम का चरित्र जीने के लिए भी है। और वैसा चरित्र बनाने के लिए एक बहुत दिव्य भव्य गुरुकुल यहां पर बनाने के लिए और
पतंजलि योगपीठ की एक यहाँ शाखा बनाने के लिए। स्वामी रामदेव अब से थोड़ी देर पहले जो कि हनुमानगढ़ी गए थे पूजन के लिए, और उसके बाद अब उन्हें अयोध्या वापस जाना है, जहां वज़ीर आज़म के साथ तकरीब में शिरकत करेंगे। और ये भी आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी 5 अगस्त के सिलसिले में, आज की तकरीब के सिलसिले में आज जो तैयारियां थी, इसे लेकर ट्वीट भी आया और एक बयान जारी किया गया है कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कहीं ना कहीं दोबारा नुक्ताचीनी की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हालात हमेशा ऐसे नहीं रहते और ये सिर्फ सियासत का खेल है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्वीट और ऑफिशियल प्रेस रिलीज हम देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हगा सोफिया मस्जिद को तुर्की के अंदर, वो इसकी अहम मिसाल है और इसी तरीके से यहां मस्जिद थी और रहेगी। लेकिन ये बात जहां पर अयोध्या की हो रही है, ये भी आपको फटाफट से बताते चले कि आज बड़े पैमाने पर तैयारियां तो पहले चल रही थी, लेकिन जिस मकाम पर भूमि पूजन होना है वहां पर सिर्फ 150 या 160 के आसपास मेहमानों को जाने की इजाजत होगी, जिनको मदऊ किया गया है। और इनमें 2 बड़े नाम है, इकबाल अंसारी भी, जो लगातार इस मामले को मुस्लिम फरीक की तरफ से, मुस्लिम फरीक की जब बात आती थी तो सबसे पहला नाम उनका भी आता था, उनकी तरफ से भी मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में बार बार दरख्वास्त दायर की जाती रही, वो भी आज मदऊ किए गए हैं, जिन्हें दावतनामा उनने कबूल किया है। और दूसरा मोहम्मद शरीफ का नाम, वो जो लावारिस लाशों को गुज़श्ता कई बरसों से आखिरी रसूमात अदा करते थे, उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और उन्हें भी आज मदऊ किया गया है। ये बात अयोध्या की। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों की भी बात करते हैं। और जहां पर हलचल अयोध्या के अंदर है, मुल्क के अंदर आज के दिन का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए आज काफी अहम और खास दिन है। उसकी वजह आपको गुज़श्ता बरस का मरकजी सरकार का बड़ा एक या तारीखी फैसला कह लीजिए याद होगा। और इस सिलसिले में आज क्या कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, गौहर आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के रद्द-ए-अमल हैं वो भी आपको थोड़ी देर में अपने मेहमानों से हम बताएंगे। जहां नाजरीन अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर 370 की मनसूखी 35 से, और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर जो रियासत हुआ करती थी अब वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में अलग किया गया है, जहां लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी, जिसके साथ ही 1 साल जो है वो मुकम्मल हुआ है। 1 साल के मुकम्मल के दौरान जो सियासी जो तब्दीलियां देखने को मिली हैं और दीगर जो तब्दीलियां आई है, जहां पर यह फैसला लिया गया उसके बाद ही चंद महीनों तक जो मवासलाती निज़ाम जो ठप पड़ा हुआ था, 3G की बात करेंगे, 4G की बात करेंगे, और साथ ही साथ अगर मवासलाती निज़ाम अगर कॉलिंग सर्विस जो है उसको बहाल किया गया, उसके साथ ही जो इंटरनेट खदमात है उससे फिलहाल जो है 2G पे रखा गया है, लेकिन कई महीनों के बाद ही उसको बहाल किया गया। और 1 साल मुकम्मल होने, सरकार के उस फैसले के 1 साल मुकम्मल होने के बाद ही 4 और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के सभी अजला में जो है पाबंदियां, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जहां कल भी हमने देखा है कि वादी के सभी अजला में जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जहां पहले ही कर्फ्यू नाफिज किया गया था। चाहे शुमाली कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे। और शाम देर गए अगर हम बात करेंगे तो जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से जो है कर्फ्यू हटाया गया। उनकी जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि दिन भर जो श्रीनगर के अंदर जो हालात रहे काफी पुरअमन रहे हैं, उसके सिलसिले में जो है श्रीनगर इंतजामिया ने शाम देर गए एक ऑर्डर जारी किया गया। उन्होंने इस हवाले से लिखा कि जो कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था शहर श्रीनगर में, उसको हटाया गया है। लेकिन अगर हम वादी के दीगर अजला की बात करेंगे तो वादी के दीगर अजला में भी जो कर्फ्यू का निफाज बराबर जारी रहा। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि कई मकामात पर सड़कों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया और लोगों की नकल हरकत पर जो है उन्हें महदूद किया गया है और ऐलान भी किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो पुलिस गाड़ियों की जानिब से लोगों को घरों में बैठने के हवाले से जो है उन पर जोर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में जहां पर सिक्योरिटी पहले ही सख्त की गई थी, तमाम इदारों की मीटिंग भी हुई थी। इस वक्त 2 बड़ी खबरें आ रही हैं कि पीडीपी के लीडर फिरदौस हक को भी अब से थोड़ी देर पहले हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ श्रीनगर से भी खबर यह आ रही है कि पीडीपी का ऑफिस जो है वो सील कर दिया गया है। पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर अब इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की गई है, क्योंकि आज के दिन पर पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यौम सयाह मनाने का ऐलान किया गया था और दूसरी तरफ पीडीपी की तरफ से भी यही फैसला किया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर
जश्न की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं। और इस बीच आपको सबसे पहले जम्मू लिए चलते हैं। हमारे साथ कुविंदर गुप्ता साहब हैं, साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत शुक्रिया कुविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से आज के दिन को देखते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं जम्मू के अंदर आपकी तरफ से की गई है? देखो, पिछले 70 साल का कलंक को मिटाया गया है और इस धारा 370 के कारण से यहाँ पर अराजकता फैली, यहाँ पर आतंकवाद फैला, यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्त लोग पैदा हुए, यहाँ पर अलगाववाद फैला। इस सभी को मिटाने का जो समय था वो 5 अगस्त 2019 था। आज 1 साल बाद इसकी एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है और हर बूथ स्तर पर, हर पंचायत में, हर वार्ड में लोगों को अपनी तरफ से ही लोग राष्ट्रीय झंडे को अपनी छतों पर लगा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं और वाकई में ये खुशी का दिन है। और जो लगातार जो वंचित थे लोग, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, चाहे वो गोरखा समाज था, चाहे वो वाल्मीकि समाज था, हम दूसरे देशों में जाते हैं तो 5 साल बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन 70 साल बीतने के बाद भी इस प्रकार का माहौल बना कि उनको अपने ही राज्य में नागरिकता नहीं। इसके कारण से वो ये कश्मीरी पंडितों को वहां से आना पड़ा। आज ये सारी चीजें बदलने के बाद तो आप देख रहे हैं कि बैलेट गन नाम की कोई चीज नहीं वहां नजर आती। वहां पर जो नित्य प्रति एक मिलिटेंट के जनाजे में लाखों लोग वहां पर जाते थे, वो नजर नहीं आते। आज स्थितियां बदली हैं। एक फिर से दौर आया है जिसमें हम अपनी डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, एक देश एक भारत का नाम जो हमने दिया है। तो इस सारे संदर्भ में मैं इतना कहूंगा कि एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए बलिदान दिया था। आज वो सपना, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का वो पूरा हुआ है। तो हमें समझ करके चलना चाहिए कि नए युग का निर्माण हुआ है। गुप्ता साहब, जरा ये बताएगा कि जो 370 के फैसले से कबल मरकजी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया गया था, चाहे तामीर तरक्की के हवाले से, रोजगार के हवाले से, क्या उन वादों को अमली जामा पहना गया या उन्हें पूरा किया गया? इनको बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी इसका जो बजट है वो 5 गुना से ज्यादा जम्मू कश्मीर का बजट किया गया है। और जम्मू कश्मीर में पहले लद्दाख था, लद्दाख का उसकी अलग से एलोकेशन की गई है। तो कोरोना महामारी के कारण से कुछ देरियां हुई होंगी, लेकिन ये सारी चीजें हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहा है वो किया है। इसलिए आने वाले दौर में एक नए युग का निर्माण होने वाला है। बहुत से इन्वेस्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं। आप देखिए, जो भी सेंट्रल प्रोजेक्ट्स थे, यहाँ पर एम्स था, IIT था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, रिंग रोड्स थी, आज सभी पर निर्माण शुरू हो चुका है। किन्हीं कारणों से जिस प्रकार से एक अमन और चैन का माहौल यहाँ पर बनने वाला है और पुनः जिन लोगों को गुमराह किया गया था, आज ये माहौल पैदा हो गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग खुद में खुद इस्तीफा देते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिलानी जो पिछले दिनों इस्तीफा दिया तो उसका यही कारण था कि उनकी दुकानें अब बंद हो गई हैं, उनकी बात सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। इस सारे संदर्भ में हमें एक पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलना होगा, तभी ये देश, ये जम्मू कश्मीर आगे बढ़ पाएगा। कुविंदर जी, ये भी बताइएगा कि आज तैयारियां क्या कुछ है? पार्टी हेड ऑफिस पर कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा? देखिए, 1953 में जिन लोगों ने इसमें एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया था, उनको सम्मानित किया जा रहा है। अभी मैं गोरखा समाज की वो वहां पर झंडा चढ़ा रहे हैं, वहां पर जा रहा हूँ। इसके बाद वाल्मीकि समाज जो इस अधिकारों से वंचित था, उनको भी वहां पर वो बड़े खुशी मना रहे हैं और झंडा चढ़ा रहे हैं। इसी तरह से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज या दूसरे सभी जगह एक जश्न का माहौल है। और आने वाले समय में जो इनको नागरिकता का हमने वादा किया था वो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कुविंदर जी ज्वाइन करने के लिए, समय दिया आपने। और जश्न का माहौल है, कुविंदर गुप्ता साहब कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ इस वक्त जरा कांग्रेस के तर्जुमाने आला से भी बात करते हैं। रविंदर शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कमेंट रहेगा आज के दिन पर और जश्न की तैयारियों पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता तो सेलिब्रेशन नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम जरूर कर रही है, क्योंकि उनके लिए तो खुली आजादी है, कहीं भी कार्यक्रम कर सकते हैं। कश्मीर वादी तो कर्फ्यू में है कल से। आज सुना जाता है कि कर्फ्यू लिफ्ट किया गया, वो तो कागजी पत्री लिफ्ट किया जाता है, लेकिन लोगों को चलने की इजाजत नहीं है। कल से ही अगर 1 साल के बाद भी
इस कर्फ्यू लगा करके, पाबंदियां लगा करके भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेशन करे तो अवाम को सेलिब्रेट करना चाहिए था। फिर लगता पता कि कोई लोगों के हक का कानून बना है। आपने जिस तरह से कानून को तोड़ा मरोड़ा और जिस तरह जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत रियासत, जो ऐतिहासिक रियासत थी, उसको तोड़ करके डाउनग्रेड करके यूटी बनाया, उसी चीज को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेशन करके देश को दिखाना चाहती है कि बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से वर्ग जो हैं वो इस चीज के खिलाफ हैं। हाँ, कुछ समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको हक नहीं था, हालांकि वो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी या गोरखा या वाल्मीकि, उन लोगों का नागरिकता का हक मिला है, वो जरूर खुश है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि वो 70 साल से हमारा हिस्सा रहे, उनके हम खिलाफ नहीं थे। एक उनको बनता है एक्सेप्शन में किसी तरीके से आप दर्जा देते, वो एक अलग बात थी। आपने तो पूरी जो है जम्मू कश्मीर के हकूक जो है वो तो रविंदर जी, कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रोग्राम रखा गया आज जम्मू के अंदर? जी, आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से जम्मू? हमने कल से ही ऑनलाइन लोगों की राय जानने के लिए ऑनलाइन कैंपेन 5 दिन का लॉन्च किया है, जिसमें हमने पूछा है कि जो बड़े 4 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दफा 370 के खत्म करने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा होगा और वहां अमन शांति आएगी। रविंदर जी, आखिर पर ये बताइएगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की तैयारियों में लगी हुई है, दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि वो 5 अगस्त को बतौर यौम सियाह मनाएंगे, तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कहां पर है? देखिए, हम तो पिछले साल से पार्लियामेंट के अंदर से स्टैंड अभी नहीं पता लगा लोगों को। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, जब लोग संसद में नहीं थे, संसद सदस्य भी कहीं बाहर नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपर हाउस से लेकर के लोअर हाउस में पूरा जो है वो स्टैंड लिया कि आप अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस संविधान को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। लेकिन ग्रुप मजाती से इन्होंने तोड़ा, इसलिए हम तो 5 अगस्त 2019 से इस चीज के खिलाफ हैं। सड़कों पे भी जंग लड़ रहे हैं, जहां जहां हमको इजाजत थी, हमारे लोग गिरफ्तार भी हुए और हमने उस चीज का विरोध किया है कि जिस तरीके से आपने सारा कानून धर्म भरम किया है। इसलिए ये कुछ समाज की बात करते थे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मुखालिफ करती रही। रविंदर जी, फारूक साहब की तरफ से आज मीटिंग भी बुलाई गई है, आपको न्योता है? लेकिन हमने सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके जवाब देने पड़ेंगे कि जो मुद्दे आपने बताए थे कि इस कानून के हटने से ये फायदे होंगे, वो कहाँ पहुंचे? उसमें एम्प्लॉयमेंट है, उसमें डेवलपमेंट है, विकास की नदियां बहनी थी और नौजवानों को, आज नौजवान थका हुआ महसूस करता है कि डोमिसाइल के बहाने आपने बाहर के लोगों को अलोक किया है। 50,000 नौकरियां 3 महीने में मिल रही थी। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है, जो लोग उस पर शेयर करेंगे। ऑनलाइन कैंपेन कल हमने लॉन्च किया। जी, फारूक साहब की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, आपकी आज उसमें शिरकत होने जा रही है? देखिए, वो तो कश्मीर के हालात पे डिपेंड करेगा कि मूवमेंट करने देते हैं नहीं करने देते। बहुत शुक्रिया रविंदर जी ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। तारिगामी साहब सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा है, साबिक रुकन असेंबली भी है। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 तक तब्दीलियां और ये 1 साल, आपका नुक्ता नजर तारिगामी साहब इस पर? 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने क्या किया? आईन, जमहूरियत, विफाकियत और सेकुलरिज्म के बुनियादी उसूलों पर ऐसी चोट पहुंचाई जिसके असरात आने वाले वक्त में भी देखे जाएंगे। सदारती हुक्मरानी के तहत करारदादों के जरिए एक रिश्ते को पायमाल कर दिया और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए जो कश्मीर को खुसूसी पोजीशन और इस दफा के ज़ैली दफात को 29A को भी खत्म कर दिया। क्या कहा था उस वक्त? ये कहा कि टेररिज्म पर काबू पाने के लिए ये करना जरूरी है, मुल्क के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऐसा करना जरूरी था और फिर इस रीजन की डेवलपमेंट, इस रीजन के नौजवानों की मुलाजिमत, जॉब्स, उन एवेन्यूज को
एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। ये कहा था अमित शाह साहब ने, ये कहा था मोदी साहब ने। जी, क्या है रिकॉर्ड आज तक? एक सवाल है मेरा, ये बताएं, दिल्ली से लेकर यहां तक उनकी आज सरकार है, एक जॉब क्रिएट किया इस दौरान? एक सवाल है मेरा कि जो हमारा टूरिज्म, जी, पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिस्टों को गाड़ियों में धकेला गया। पहली बार ऐसा हुआ कि यात्रियों को मजबूरन गाड़ियों में बिठाया गया। ऐसे हालात, और ऐसे हालात में एकदम बैक जंदिशे कलम पूरी रियासत को जेल खाने में बदल दिया गया। इंसाफ हुआ न कोई। हम सब एक ही सप में खड़े हो गए, बीजेपी के बगैर, कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, जो भी तंजीमें हैं यहाँ, पीडीपी और भी तंजीमें, जेल खानों में, घरों में नजरबंद। ये मिला, इतना विश्वास है इनको आवाम पर, और ये भी विश्वास है कि जहां इंटीग्रेशन की बातें की, इन्होंने वादे किए, अभी तक दम नहीं है इनको। जो डिजिटल इंडिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बार बार, उसका हिस्सा बनाते जम्मू कश्मीर को, और 4G यहां कम्युनिकेशन की सहूलियात मुहैया करते, जी, तो जरूरत कहां से लाए? वो दिल कहां से लाए कि जम्मू के बच्चों को भी ये सहूलियत हो, लद्दाख के बच्चों को हो, कश्मीर के बच्चों को हो? कौन सी बिजनेस चल रही है? आप पूछ लीजिए, मुझे नहीं, कश्मीर के चैंबर ऑफ कॉमर्स से और जम्मू के चैंबर ऑफ कॉमर्स से पूछ लीजिए। बिल्कुल तारिक गामी साहब, पूछ लीजिए जम्मू के लोगों से, जो आपका टूरिज्म है, क्या असर हुआ उसका? होटलियर का क्या हुआ? ट्रांसपोर्टर का क्या हुआ? डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का क्या हुआ? ये सवालात हैं हमारे। बीजेपी जो चाहती है करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि इनका मंशा, इनका मंशूर यही है कि आवाम को उलझाओ, आवाम को झूठे वादों से ही बहलाओ। इनका मकसद ही यही है कि मुल्क के अंदर तानाशाही पैदा की जाए। ठीक है, आज तानाशाही कश्मीर में है, जम्मू में है, ये तानाशाही का रुझान और बढ़ जाएगा, मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। तारिक गामी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तारिक गामी साहब? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच रही एक है। आखिरी सवाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कुल जमाती इजलास बुलाया गया है, आपकी शिरकत होगी? लाजमन शिरकत होगी, बशर्ते कि सरकार तो डरती है कि हम सियासी लोग आपस में जमा हो जाए। तो क्या एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? इतनी बड़ी सरकार को बड़ा खतरा है कि अगर हम कहीं पर बैठ जाए 1 साल के बाद और जायजा ले जम्मू कश्मीर के आवाम की सूरत हाल का, पैंडेमिक में कैसे जी रहे हैं हमारे लोग, क्या कुछ हुआ हमारे लोगों के बहुत बहुत साथ। शुक्रिया तारिक गामी साहब, ज्वाइन करने के लिए आपने वक्त दिया। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही थी। 4 और 5 अगस्त को पहले जहां कर्फ्यू नाफिज किया गया था, उसके बाद देर रात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से भी कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो बरकरार रखने की बात कही गई नए हुक्मनामे के तहत, लेकिन कर्फ्यू को लिफ्ट करने का भी यहां पर इंतजामिया की तरफ से बात की गई। साथ ही साथ दीगर अजला के अंदर भी क्या सूरत हाल है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कई और अहम खबरें भी हैं जिन पर बात करेंगे, और वादी कश्मीर के अंदर कोविड-19 और उसके साथ साथ आज जो इस वक्त खबरें आ रही हैं कि जहां पर यौम सय्याह मनाने की तैयारी पीडीपी की तरफ से थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले फैसला किया था। मीटिंग पर और भी बात करेंगे अपने मेहमानों से, और उसके साथ साथ अपने नुमाइंदों के साथ भी हम जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जो ताजा तरीन सूरत हाल है ग्राउंड जीरो से वो अपडेट्स आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।